दोस्तों, मोदी 3.0 का पहला बजट सामने आ गया और इस बजट से कई वर्ग को डिसअपॉइंटमेंट हुई तो कई वर्ग को इससे फायदा भी हुआ। वहीं कई वर्ग ऐसा भी रहा जिसको इस बजट से ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान। जैसे हमारा मिडिल क्लास वर्ग जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ राहत गवर्नमेंट द्वारा उन्हें मिलेंगे, लेकिन वे भी देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा चैनल डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड अफेयर्स का है, तो इस वीडियो में हम जाएंगे कि डिफेंस बजट को लेकर इस बार क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या उसको पूरा किया गया। कितना डिफेंस बजट भारत की फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दिया गया। साथ ही भारतीय वायु सेना को इन फ्यूचर आने वाले चैलेंजेस के बारे में भी हम बात करेंगे और ये एक वेकअप कॉल है मोदी गवर्नमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सभी डिटेल्स को। वहीं पर अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकॉन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 2024 का बजट पेश किया गया और हम सभी की नज़र डिफेंस सेक्टर में थी। हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत का डिफेंस बजट को इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार चीन के साथ विवाद हमारा बढ़ रहा है और पाकिस्तान भी अलग अलग तरह की हरकतें कर रहा है, उसको देखते हुए इस बजट को बढ़ाया जाएगा। कुछ तो हुआ बिल्कुल इसके उलट, बढ़ना तो छोड़ो, उल्टा भारत का डिफेंस बजट और कम ही कर दिया गया। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। आपको बता दे, लगातार ये तीसरे साल है जब भारत के हथियार खरीद की जो रकम है उसको कम किया गया और इस बार सिर्फ 400,000,000,000 सेना का बजट बढ़ा, जिसमें से आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 67% बजट का हिस्सा सैलरी और पेंशन में ही जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या तो भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता होगा और क्या भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदने में खर्च कर रहा होगा। इस बार का डिफेंस बजट 6 महीने पहले पेश हुए अंतरिम बजट का बहुत हद तक कॉपी है। सेना को खर्च के लिए 6,21,900,000,000,000 मिले हैं, जो अंतरिम बजट से 400,000,000,000 यानी 0.06% ज्यादा है। वहीं इसमें हथियार खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400,000,000,000 की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से में गई है। आपको बता दें, ये लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइज है पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। डिफेंस बजट का 7% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन बजट को मिला है। हालांकि पेंशन बजट में 3,000 करोड़ का मामूली इजाफा जरूर किया गया है। वहीं पिछले 3 साल में आर्मी का सैलरी बजट 29% बढ़ा, एयरफोर्स का सैलरी बजट 50% बढ़ा और नेवी का सैलरी बजट 40% बढ़ा। वहीं पर अगर कंपेयर करें कांग्रेस गवर्नमेंट से, तो 2004 से 2013 के टेन्योर में यूपीए सरकार ने 162% डिफेंस बजट को इंक्रीज किया था, जबकि 2014 से 2024 तक एनडीए गवर्नमेंट ने 172% डिफेंस को बढ़ाया है। यानी कि इस मामले में दोनों सरकार लगभग बराबर ही है। लेकिन दोस्तों, समस्या यह है कि यूपीए सरकार में यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट में, जहां जीडीपी का सबसे ज्यादा 3.1% तक खर्च डिफेंस बजट पर किया गया था, वहीं एनडीए में 2.8% ही खर्च किया गया, वह भी 2020 में। वहीं पर डिफेंस में अन्य देशों से कंपेयर करने में भारत के हालात क्या है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका 76.50,000 करोड़ रुपए अपनी सेना पर खर्च करता है, तो वहीं चीन 24.70,000 करोड़ रुपए सेना पर खर्च करता है।
वहीं रूस 9.100000 करोड़ रुपए सेना पर खर्च करता है, जबकि भारत मात्र 6.9 लाख करोड़ रुपए ही सेना पर खर्च करता है, यानी कि चीन से लगभग 4 गुना कम। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वह भी आपको समझाते हैं। अगर भारत अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करे तब तो सब कुछ सही लगता है, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा फाइटर जेट है। लेकिन चीन से जब कंपेयर करने की बात आती है तो भारत के फाइटर जेट की संख्या चीन से 4 गुना कम है। हमने अपने इसी चैनल पर पिछले 4-5 सालों में काफी तारीफ इस गवर्नमेंट की है, चाहे मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत हो। भारत ने जिस तरह से नई नई कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में यह गवर्नमेंट फेल हो रही है, इसके बारे में भी आपको बताना हमारी जिम्मेदारी है। आज भारत मेक इन इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की वजह से भारत अपने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हालात आज यह है कि भारत नए फाइटर जेट को सिर्फ इस जिद की वजह से कि हमें तकनीक चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए, जो कि सही भी है, लेकिन इस वजह से लगातार इसमें डिले हो रहा है। वहीं सेम चीज हमें सबमरीन डील में भी देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट ये है कि भारतीय वायु सेना में जहां 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, पाकिस्तान और चीन का सामना करने के लिए आज नौबत ये आ गई है कि 30 स्क्वाड्रन भी सही से पूरी नहीं हो रही। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। 10 से 12 स्क्वाड्रन की शोरतज का मतलब यह है कि लगभग 200 फाइटर जेट की कमी भा गई। भारतीय वायु सेना को इस समय पड़ रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है, और भारत को 35 से 36 स्क्वाड्रन करने में 2030 तक का समय लग जाएगा और 42 स्क्वाड्रन होने में भारत को शायद 2035 या 36 का समय ना लग जाए, क्योंकि अगर अभी भी भारत कोई फाइटर जेट डील या MRFA डील के तहत है 114 फाइटर जेट को भी खरीदता है, तो ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर यह फाइटर जेट 2-3 सालों के अंदर ही आ जाएंगे। उसमें भी काफी लंबा प्रोसेसर लगेगा। यही कारण है कि एयरफोर्स के वाइस चीफ की तरफ से भी यह स्टेटमेंट सामने आया कि भारत को आत्मनिर्भरता के ऊपर काम तो करना चाहिए, लेकिन जो हमारी बेसिक नीड है और जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करना होगा। इस सरकार ने काफी ज्यादा तारीफ बटोरी है डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में भी यह सरकार पिछड़ेगी तो यह आने वाले समय में बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी सही नहीं होगा। इसीलिए वक्त रहते ही जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है उनको जल्द से जल्द पूरा करना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके कमेंट है उनको पिक करके आपको रिप्लाई दूं। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकॉन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।